अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं परसिन। नाज़रीन, नेतन्याहू ने धमकी दी है कि हमास ने अगर मंसूबा रद्द किया तो इसराइल अपना काम मुकम्मल करेगा और यह मंसूबा जंग के खात्मे से मुतालिक इसराइल के उसूलों से मुताबिकत रखता है। प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि ये जो इब्राहिम मुआहदा है ये अमन की नवीद है या फिर कोई एक मजीद बड़ी साजिश है। इसके साथ साथ जो है वो चूंकि कोयटा में खुदकश धमाका हुआ है जिसकी जद में जो है 2 FC के जवानों समेत 10 अफराद शहीद हो गए हैं, जबकि 26 अफराद जो हैं वो शदीद जख्मी हैं। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम डिबेट करेंगे कि IMF ने ग्रेड 17 से 22 के तमाम सरकारी अफसरों के असासे जो हैं वो जाहिर करने के लिए दिसंबर तक कानून साजी का मुतालबा किया है। तमाम तर मौज़ूआत आज की डिबेट का हिस्सा होंगे और इन पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एहसन ज़िया साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमी और बैनुल अक़वामी अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एहसन ज़िया साहब, सबसे पहले तो बात करेंगे नेतन्याहू ने आज ये धमकी दी है कि हमास ने वो जो एक मंसूबा उन्होंने पेश किया, उन्होंने कहा अगर हमास ने इसे रद्द किया तो इसराइल अपना काम मुकम्मल करेगा। ये मंसूबा जो है जो जंग के खात्मे से मुतालिक इसराइल के उसूलों से मुताबिकत रखता है। पहले बताइएगा कि ये जो इब्राहिम मुआहदा है बेसिकली क्या है? देखिए, इब्राहिम जो मुआहिदा है इसको बड़ा मेरा ख्याल है माइन्यूटली देखना होगा, लेकिन इसके हवाले से जो चीज़ें बाहर आ रही हैं कि हुकूमत पाकिस्तान ने कुछ फैसले लगता है कि कबल अज़ वक्त कर लिए हैं, और मेरा ख्याल है कि ये एक इतनी बड़ी पॉलिसी थी जिसकी मेकिंग से पहले कम अज़ कम जो पाकिस्तान की अवाम है उसे एतमाद में लिया जाना चाहिए था। राइट। और इसके साथ साथ पार्लियामेंट को तो लाजमी लेना चाहिए था कि वो एतमाद में होती, लेकिन बदकिस्मती से जितनी उजलत में रियासत पाकिस्तान इस वक्त फैसले करती नजर आती है, मेरा ख्याल है कि अगर आप इब्राहिम अकॉर्ड को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये एक मुस्लिम उम्मा के खिलाफ एक बहुत गहरी साजिश इसमें नजर आती है। और वो गहरी साजिश क्या है, सबसे पहले आप ये समझ लें कि यहाँ पे जो नवीद सुनाई जा रही है कि जी 2 रियासती मंसूबा, तो जो 2 रियासती मंसूबा है उसमें 2 रियासतें क्या वाकई उसमें हैं या नहीं है, या सिर्फ ये एक कोई धोखा है, फरेब नजर है और एक बड़ी चालाकी के साथ मुसलमानों ममालिक को एक ट्रैप में जो है उसे लाया जा रहा है, और इसके पीछे नेतन्याहू और जो है अमेरिकी सदर जो है वो ट्रंप है। तो मेरा ख्याल है कि अब बिल्ली जो है थैले से बाहर आ चुकी है, द कैट इज आउट ऑफ द बैग नाउ। मेरा ख्याल है बहुत तेजी से बहुत सारी चीजें बाशगाफ अंदाज में सामने आ चुकी हैं, और मेरा ख्याल है कि अभी जो इसहाक डार साहब ने आज इस्लामाबाद के अंदर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके अंदर जो उन्होंने अंदिया दिया है उससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान शायद उस तरफ जा रहा है। वो ये है कि इसहाक डार साहब का आज ये कहना है कि 8 इस्लामी जो ममालिक हैं, जो कौमें हैं या जो इस वक्त रियासतें हैं, उन्होंने फैसला किया है कि अमन फोर्स जो है वो जो है जो प्रपोज या इस वक्त जिसके बारे में कहा जा रहा है कि जी 2 रियासती मंसूबा वो फलस्तीन में तैनात करने के लिए पाकिस्तान जो है उसमें सोच रहा है कि उसके अंदर जो है या एक इरादा रखता है कि उसके अंदर पाकिस्तान अपनी फौजें भी भेजेगा। इंडोनेशिया को उनके मुताबिक 20,000 फौजें जो है वो भेज रहा है। अच्छा जी, गजा की तामीर 9 की बात की गई है, और मगरबी किनारे पर इसराइली मजीद को जो आप समझे कि बस्तियां उसको बसाने से रोका जाएगा। अच्छा, उसके अंदर उन्होंने गजा के जो लोग हैं उनके साथ जो जुल्म सितम हुआ है, जिस तरह कत्ल गारतगरी उनका हुआ है, जिस तरह आप समझ लें कि उनकी जिनोसाइड हुई है, जेनोसाइड जो है उसको भी उन्होंने बड़ा पॉइंट बनाया है अपनी डिबेट का या अपनी डिस्कशन का। अच्छी बात है, इन चीजों को देखकर तो ऐसे लगता है कि जैसे सारे मामलात ही ठीक हो गए। अच्छा। लेकिन हकीकत में मामला ठीक नहीं हुए। आप जब इसका दूसरा रुख देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जितना ये खौफनाक मंसूबा है उतना ही हमारे जो इस्लामी ममालिक है इसमें आसानी से ट्रैप में आ गए। इसका मैं आपको बता देता हूं, वो तरीकाकार ये है कि जब कोई आप किसी रियासत को कहते हैं कि ये एक आजाद और इंडिपेंडेंट रियासत है, तो आप ये समझ लें कि इंडिपेंडेंट रियासत वो होती है जिसकी फौज अपनी हो, सही, जिसके पास अपनी अफवाज हो, जिसके पास अपनी बर्री अफवाज हो, जिसके पास अपनी फजाइया हो, जिसके पास अपनी उनकी जो है कि आप नेवी मौजूद हो। सही। अफगानिस्तान जैसा मुल्क जो है इस वक्त उनकी अपनी अफवाज है, क्योंकि वो एक मुल्क है। हालांकि उन्होंने आपने देखा आपके कितनी जंग जो है उन्होंने इस वक्त झीली है, जंग की जो सख्तियां झीली हैं। पहले रशियन आए और फिर अमेरिकन आए, लेकिन आज भी अफगानिस्तान जब एक रियासत बनकर आया और अमेरिका ने अगर बात की है कि मैं बगराम एयरबेस पर जबरदस्ती कब्जा कर लूंगा, तो एक बड़ा जबरदस्त किस्म का एक मैसेज और जवाब आया कि अच्छा ये करके देखो, फिर हम तुम्हें बताते हैं। अब फलस्तीनी रियासत, आप एक ऐसी रियासत का एक ख्वाब दिखा रहे हैं पूरी मुस्लिम उम्मा को, और आज बड़े मैं समझते बगले बजा रहे थे, और
बदकिस्मती से कल अगर पाकिस्तान के चैनल्स आप देखते तो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को लाइव दिखाया गया यहां पर। राइट। जो वो चाहते थे उनको वो मकसद पूरा हो गया। पाकिस्तान को वो चाहते थे कि पाकिस्तान आगे निकलकर उनकी सपोर्ट करे। अब इसहाक डार साहब की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुझे तो कोई मुगालता नहीं रह गया कि वो जिस चीज का खदशा था पाकिस्तान की रियासत या हुकूमत पाकिस्तान उस तरफ तेजी से बढ़ रही है। मैंने आपको बताया कि एक जो रियासत है जब होगा दो रियासती मंसूबा उस वक्त के जब एक ऐसी फलस्तीन की रियासत बने जिसके अंदर उनकी अफवाज मौजूद हो, अपनी हिफाजत कर सकें, और उसके बाद यह है कि वो निजाम हुकूमत चलाने के लिए पूरा सिस्टम उनके हाथ में हो। राइट। फिर तो आप कहेंगे कि एक आजाद रियासत जो है वहां बन रही है तो जी वहां फौज भी होगी, चले अगर वो नहीं होगी तो पहले इस्लामी ममालिक की फौज आ जाएगी, फिर हम वहां फौज तैयार करेंगे और फिर उनकी गवर्नमेंट होगी, और एक ऐसी गवर्नमेंट होगी जहां उनको इख्तियार होगा कि वो अपनी जो खारजी अमूर के हवाले से, अगर मैं वजारत खारजा की बात करूं तो उनके डेलीगेशन पूरी दुनिया में जाकर वहां से जाया करेंगे और जाके एम्बेसडर्स बनेंगे। उनको अपनी करेंसी जो है वो, क्योंकि रियासतों के लिए बड़ी जरूरी है कि वो करेंसी अपनी छापने की इजाजत होनी चाहिए। अच्छा, एक उनकी करेंसी होगी, उनकी अफवाज होंगी, उनका एक निजाम होगा। अच्छा, ऐसे कोई खद्दो हाल हमें फलस्तीनी रियासत जिसका दावा किया जा रहा है आज की डेट तक तो नहीं पता चले। सही। ठीक है, इसका मतलब है कि वो जो कहा जा रहा है कि ये फलस्तीनी रियासत होगी वो तो कोई नहीं होगी। अब उसके बरक्स उसका मुकाबला जिससे है इजराइल, जिसने अभी जेनोसाइड किया, 65 लाख से ज्यादा बच्चे, औरतें और जितने भी वो वहां पे लोग थे उनका जिस तरह उनके जिस्मों के चीथड़े उड़ाए गए हैं बमों के साथ, गोलियों से जिस तरह उन्हें भूना गया है, और वहां के जो सबसे बड़ा आज भी जो उनका जो सेहत का एक सेंटर है उसको बर्बाद किया जा रहा है। वहां पर आप ये देखें कि आने वाले जो बच्चे थे उनके साथ जो सलूक किया, उनकी माओ को जिस तरह कत्ल किया गया, सबसे भयानक इंसानी कत्ल में इस कत्ल को समझा जाता है कि एक औरत जब वो प्रेग्नेंट हो और उसको कत्ल किया जाए, और यहां तो पता नहीं कितनी औरतों को कत्ल किया गया उनके बच्चों समेत। अच्छा, ये एक ऐसी रियासत जो है जो कि एक अमेरिका का बगल बच्चा भी आप कह लें, एक जालमाना रियासत, एक सफाकाना रियासत वहां पर मौजूद है। नेतन्याहू के की शक्ल में एक बड़ा शैतान मौजूद है जिसकी पाकिस्तान के चैनल्स ने कल लाइव फुटेज दिखाई है, और आप थोड़ी देर के मेरा शायद सब भूल गए थे और बगले में जा रहे हैं खुशी से कि जनाब जी 2 रियासती फार्मूला अमन हो गया। भाई कैसा अमन हो गया? आप एक ऐसी रियासत ला के सामने खड़ी कर रहे हैं जिसके अंदर वो ट्रंप साहब कह रहे हैं कि इस रियासत में एक अथॉरिटी बनाई जाएगी। हाँ जी, ठीक है, उस अथॉरिटी का हेड भी मैं हूंगा, जिसका ठेकेदारी वो होगा। बिल्कुल ऐसे, यानी उसका वो ठेकेदार भी वो होगा, और उसमें जो मेंबर होगा जी दूसरा, वो कौन होगा जी? वो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर साहब होंगे। फिर उसके अलावा और भी वो जो चाहेंगे उनको लोगों को लाएंगे, और कुछ चले फलस्तीनी भी हो जाएंगे। बिल्कुल। तो एक ऐसी अगर तो सरबराही जो कि आप कह रहे हैं कि वो उसका जो हेड होगा, सरबराह होगा, वो यही होगा, अमेरिका ही होगा, और अगर उस मंसूबे का सरबराही अमेरिका होगा तो फिर हम इसको अमन मंसूबा कह सकते हैं, बल्कि फिर तो हम ये कहेंगे कि ये को अमेरिकी आकाओं की गुलामी का जो निजाम है ये उसका मंसूबा है, फिर हम उसको कैसे अमन मंसूबा गदा? जी, मैं उसी की तरफ आ रहा हूं। जी देखिए, ये सारा कुछ होगा। पहली बात है कि ऐसी कोई रियासत वहां बनने जा ही नहीं रही। अच्छा, जो कल ऐलान भी किया गया कि जी 2 रियासती फार्मूला था गया। सबसे पहले तो ये है कि कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान ने 2 रियासती मंसूबे को कभी तस्लीम ही नहीं किया। बिल्कुल। आज हम अपने कायद के जो विजन था उनका, जो उनके असूल थे, जो उनके फरमुदात थे, जो वो चाहते थे, उससे इनहराफ करके जिस पॉलिसी की तरफ जा रहे हैं, ये वो पॉलिसी भी नहीं है जो कि उस वक्त के यूएनओ ने दी थी। यूनाइटेड नेशन ने, ब्रिटेन ने जो सब कुछ किया था, सब कुछ उस वक्त भी जो 2 रियासती मंसूबा था उसमें आज भी दोनों जरा रियासतें निकाल के देखे ना कि फलस्तीन की रियासत कितनी थी। ठीक है, वहां पर असल तो कहानी ये थी कि फलस्तीन के अंदर जो मेजोरिटी थी वो मुसलमानों की थी, और उसके बाद उनके साथ क्रिश्चियन थे। 2-3% जो थे वो ज्यूज थे, जिनको सल्तनत उस्मानिया ने पूरी, जब वो जलील और रुसवा हो रहे थे पूरी दुनिया में और कोई यूरोप का मुल्क उनको लेने को तैयार नहीं था, और हमदर्दी के नाते इनको यहां रखा था। उसी तरह रखा था मुसलमानों ने इनको, जैसे स्पेन के अंदर रखा था। और स्पेन में भी जब जलील और रुसवा हो रहे थे, सबसे ज्यादा इन यहूदियों की किताबें, ज़ायनिज्म, यहूदी तो मैं समझता हूं और है, ये ज़ायनिस्ट है, इनकी बुक्स पढ़ के देख लें। ये कहते हैं सबसे ज्यादा अगर हम अमन में अपनी तारीख के दौर में रहे हैं तो वो स्पेन के अंदर जब मुसलमानों की हुकूमत थी तब हम वहां पर रहे हैं, और इनका जितने भी साइंस है, टेक्नोलॉजी का अया हुआ है उसी जगह से हुआ है। अच्छा, अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि इस वक्त जो आपको फलस्तीनी रियासत बताई जा रही है वो तो है नहीं। राइट। अच्छा, उसके बाद अगर आप यूएनओ की भी चले जाएं उस करारदाद के ऊपर या उस रेजोल्यूशन के ऊपर, जब ये सब बनाया था 1948 में,
तो उसके अंदर ये कहा गया था कि 2 रियासतें होंगी, 2% को हैवी कर दिया गया सारी रियासत के ऊपर, यानी सारी आबादी तो मुसलमानों की थी और 2% जूस थे, इनको यहां लाकर बसाया गया। और ब्रिटेन ने बकायदा, ब्रिटेन के जहाजों ने, ब्रिटेन की फौज ने यहां कत्लेआम किया फलस्तीनियों का, वो साथ शामिल थे यहूदियों के साथ, और मिलकर मुसलमानों की मेजोरिटी को माइनॉरिटी में तब्दील करने की कोशिश की गई। जो इलाके इन्हें दिए गए थे उसमें यरूशलेम को जो इलाका है, जो आज भी इस रियासत में मुश्तरका रखा गया। हालांकि यूएनओ की रेजोल्यूशन के मुताबिक जो यरूशलेम है, जिसे हम बैतुल मुकद्दस कहते हैं, ये मुसलमानों को जो रियासत उन्होंने प्रपोज की थी उसको दे दिया गया था सही कि जनाब ये इसके साथ ये मुसलमानों के पास होगा, ठीक है, यानी जो फलस्तीनी रियासत होगी। फिर उसके बाद फलस्तीन की अगर आप इब्तदाई नक्शा इसराइल का देखें तो उसके अंदर बहुत थोड़ी तादाद थी जूस की आबादियों की, आबादकारी की। बाद में जब 1967 और 71 में या 73 में जब ये मजीद इनकी लड़ाइयां हुई अरबों के साथ, तो उसके बाद मजीद पूरी दुनिया से लाकर यहां यहूदी बसाए गए। उनका तो ये मुल्क ही नहीं था, ये जुल्म सितम इनके साथ किया गया। मुसलमानों के गांव 500 गांव जो होते हैं उन पर बम्बारमेंट करके उनका कत्लेआम किया गया। ये आज गजा में नहीं हो रहा, ये पिछले आप समझिए 76 सालों से उनके साथ ये जुल्म सितम हो रहा है, और ये यूएनओ खामोश बैठा हुआ है। अब इन्होंने ये किया कि आपके सारी जगहों पर कब्जे कर लिए, और कब्जे करके यानी वो जो मुल्क जो यूएनओ की रेजोल्यूशन से बना था, आज अगर आप तो उस जगह पर जाए ना वापस, पाकिस्तान का पहला स्टैंस ये था कि वो जो इब्तदा में जो 2 रियासतें बनी थी उस मुकाम पर सारे स्टेटस 1967 से पहले के स्टेटस में सारे वापस चले जाएं। अच्छा, इसराइल उस स्टेटस में तो है ही नहीं अभी, उसने तो सारा कब्जा कर लिया हुआ है, गजा की सूरत हाल उसने बर्बाद कर दिया हुआ है। और उसके बाद यह कि गोलान हाइट्स जो है, जो शाम का हिस्सा थी, उसमें भी कब्जा कर लिया। और आज ट्रंप साहब बैठ के साइड पे कह रहे हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेतन्याहू को साथ लेके कि नहीं, गोलान हाइट्स पर जो कब्जा है, यानी शाम का जो सारा इलाका है या उर्दन का जो इलाका है थोड़ा सा, वो मैं समझता हूं कि जनाब ये भी इसराइल का है। अच्छा, यानी हिस्से बखरे किए जा रहे हैं। फलस्तीन को अगर आप ये मान लेते हैं तो फलस्तीन का इलाका तो बहुत थोड़ा रह जाता है। वेस्ट बैंक के अंदर जिसकी बात, मगरबी किनारा जिसको कह रहे हैं, तो मगरबी किनारे के अंदर ये टोटल जब ये 2 मुल्क जो बने भी, यानी जब इसराइल का वजूद भी आया, तो ये जो वेस्ट बैंक था, ये टोटल आबादी जो थी ये फलस्तीनियों की थी। यहां भी आबादकारी की गई और यहां से भी फलस्तीनियों को निकाल के आज वहां से भी तकरीबन खाली है, वहां भी ज्यूज ही हैं। जो आप ये कह रहे हैं कि जंगबंदी की हम करेंगे और हम चाहेंगे कि जी वेस्ट बैंक में मजीद कब्जा, वो तो कर चुका है ऑलरेडी पहले ही, तो आप क्या कर रहे हैं यहां पर बैठ के? आप कौन सी रियासत फलस्तीनी बनाकर आप इनको दे रहे हैं? पहला तो मेरा पॉइंट ये है इसके अंदर। फिर दूसरी बात यह है कि 65 लाख लोगों का कत्लेआम करने वाला नेतन्याहू, जब आप इस मंसूबे को मान रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप उसके तमाम जुराइम को, उसकी रियासत ने जो जुल्म सितम किया फलस्तीन के अंदर, जिस तरह लोगों को कत्ल किया, जिस तरह लोगों के जिस्मों के चीथड़े उड़ाए, जिस तरह बच्चों को मौत की नींद सुलाया, जिस तरह जवानों को जो है गोलियां मार के खत्म किया गया, जैसे बम्बारमेंट करके पूरा स्ट्रक्चर तबाह किया गया, उस जंगी जुराइम में मुलव्वस शख्स के साथ अब इज्जत के साथ बैठेंगे। पाकिस्तान उसको दिखा रहा है, जिसके बारे में यानी आप देखें कि जो आलमी अदालत इंसाफ जो है उसके खिलाफ रेड वारंट जारी किए हुए हैं कि ये इंसानियत का कातिल है, इसे गिरफ्तार किया जाए। आज हम उसकी बता रहे हैं कि जनाब ये तो बड़ा अमन हो रहा है, यानी वो कत्लेआम करता जा रहा है। मुसलमान मुल्कों की हालत इतनी बुरी है, इतने ये कवर्ड और इतने बुज़दिल लोग आज नजर आए हैं। और मुझे तो अफसोस के साथ पाकिस्तान की जो इस वक्त जो सूरत हाल है, समझ नहीं आती कि ये हमारी रियासत के जो हुक्मरान है ये क्या कर रहे हैं। अब उसमें आप देखें कि आज आप ये कह रहे हैं कि जंगबंदी तामीर 9 मगरबी किनारे पर इसराइली का जो कब्जा तो नहीं होने देंगे, लेकिन आपको पता है कि ये सारा का सारा मंसूबा ट्रंप आज से काफी माह पहले बता चुके थे कि इसको खत्म करेंगे और यहां तामीर 9 करेंगे और जो इस्लामी ममालिक उनसे पैसा लेंगे। अब बात यह है कि इस सारे चक्कर में जब आप उस वक्त एंटर होंगे, ये 8 ममालिक सो कॉल्ड पैलेस्टाइन की जो रियासत है, जब तक ये इजराइल को तस्लीम नहीं करेंगे, यानी ये तब होगा जब आप इसराइल को तस्लीम करेंगे। कैसे सर, इसको क्या समझा जाए? इसराइल को इनडायरेक्ट या डायरेक्ट तस्लीम करने के मुतरादिफ है ट्रंप का अमन मंसूबा? देखें, ये जो आपका इब्राहिम अकॉर्ड है वो क्या है? अच्छा, कि 2 रियासतें आपस में रहेंगी, ये धोखा जो आपको दिया जा रहा है। अच्छा, कि 2 रियासतें होंगी और उसमें आप जब ये हो जाएंगी तो फिर आप इसराइल को तस्लीम कर लेंगे। तो ये तो मरे जा रहे हैं इसराइल को तस्लीम करने के लिए। यानी पहले आप इसराइल को तस्लीम करेंगे तो वो आपको घुसने देंगे ना इधर, राइट। आप इसका मतलब यह है कि आज साहब डार साहब ने ये इनडायरेक्टली कंफर्म कर दिया है
कि पाकिस्तान इज गोइंग टू एक्सेप्ट इजराइल एज ए सोवरेन स्टेट। अच्छा, राइट, सही। ऐसे सब चूंकि हमास को हथियार डालने की जो शर्त आयद की गई है इस मंसूबे में, तो क्या अगर हमास हथियार डाल देता है फिर उसे दहशतगर्द करार देंगे ये लोग, तो फिर क्या इसकी क्या श्योरिटी हो सकती है कि फिर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी इसराइल की जानिब से? देखिए, इसके अंदर मैं उसी तरफ आ रहा था। अब इसका एक और पॉइंट ये है कि जो है दहशतगर्द तंजीम हमास कहा गया कि दहशतगर्द तंजीम जो है हमास जो है वो हथियार डाल देगी, वो यहां से इनखला कर लेगी और फिर यह है कि जो बच जाएंगे को माफी दे देंगे। यानी हमास एक ऐसी तंजीम है जो फलस्तीनियों पर जब उनका कत्लेआम हो रहा है, जंगी जुराइम उन पर हो रहे हैं, और एक जहारे एक जालिम मुल्क जो ज़ायनिज़्म जो है, जो इंसानी कत्लो गारतगरी पर यकीन रखता है, वो आकर बुलडोज कर रहा है। तो उस वक्त एक ऐसी तंजीम खड़ी है या ऐसे फलस्तीनी जो लड़ते हैं, जो कि तमाम दुनिया के कवानीन में जायज फाइट है, उसको आप दहशतगर्द के तौर पर तस्लीम करेंगे इस मायदे को जब मानेंगे, और आप उसको निकालेंगे जो लड़ रहे हैं अपने मुल्क के लिए, जो लड़ रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि जब आप ये कर लेंगे तो फिर कल को कश्मीरियों के बारे में आप क्या करेंगे? यही इशू उठा के इंडिया ले आएगा, वो भी यही कहेगा। और बदकिस्मती से अफसोस हुआ मुझे जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की स्पीच यूएनओ में जब उन्होंने की, तो हमारा यह ख्याल था कि इस वक्त सबसे बेहतर मौका पाकिस्तान को यह है कि पाकिस्तान यूएनओ में दोबारा से कश्मीर के इशू को इस ताकतवर अंदाज के साथ, इस तवाना आवाज के साथ उठाएगा कि इंडिया की सारी जो पॉलिसीज हैं, इंडिया की तमाम साजिशें नाकाम कर देगा और दोबारा से ये जिंदा हो जाएगा। कश्मीर का जो जिक्र है प्राइम मिनिस्टर साहब की स्पीच में, वो सिर्फ 2 दफा है, और ऐसे लग रहा है कि कश्मीर को हम भूल चुके हैं। सही। अगर आप वहां पर हमास को दहशतगर्द तंजीम करार दे रहे हैं, वो तो करेंगे, ट्रंप भी कर रहा है और आप भी ये मान रहे हैं, इसका मतलब है कि हमास एक दहशतगर्द तंजीम है। तो इसका मतलब है कतर में जो हमला किया था इसराइल ने, वो ठीक किया था। तो ट्रंप तो खुशी से पागल हो रहा है, और जो नेतन्याहू है वो खुशी से पागल हो रहा है कि उनकी जो दरीना ख्वाहिश थी इसराइल को माने जाने की, 8 इस्लामी मुल्क अपनी बहादुरी के साथ इसको मान लेंगे, जिसके बाद वो उनके मंसूबे के मुताबिक जैसे वो चाहते हैं, यानी अंडर ट्रंप एक ऐसी फलस्तीनी रियासत जिसका सरबराह भी ट्रंप होगा, जिसके मुशीर भी जो हैं वो मगरबी दुनिया के लोग होंगे, वो ममालिक बिलफोर जो था, आप समझते हैं कि वो जो हुआ था, आपको पता है कि जिसकी वजह से जो ये रियासत बनी थी, यानी 2 रियासतें बनी थी, उसके पीछे कौन था? उसके पीछे ब्रिटेन था, और ज़ायनिज़्म ने, वो बैंकर थे, उन्होंने मिलकर ये रियासत बनवाई थी उस वक्त, और ये सारा कत्लेआम ब्रिटेन ने किया था। वो अब दोबारा से, यानी 100 साल के बाद तकरीबन, वो जो है ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर, वो इसकी कैबिनेट में फिर होगा, और मुसलमान उनके नीचे 8 ममालिक लो जी अमन की फौज भेजेंगे। राइट। ना कोई रियासत है, ना किसी का वजूद है, बल्कि ट्रंप का जो मुजव्वजा एक प्लान था, जो उसने आज से जब आया था उसी वक्त कहा था कि हम ये यहां पर करेंगे, उसको आगे कैरी आउट करने के लिए मदद देंगे। राइट। ऐसे सब पाकिस्तान अमेरिका के हाथों ट्रैप हुआ या किसी डील का कोई नतीजा लगता है आपको? क्या मुझे तो अफसोसनाक मुझे लगता है कि इतनी काबिल अगर हमारी जो इस वक्त लीडरशिप है, हम तो बड़ी उम्मीदें लगा के बैठे थे, अगर वो इतनी आसानी से जो है उनके हाथों में खेल रही है तो अफसोस की बात है। देखें, वो जो ट्रंप को बड़ी हमारी मोहब्बत जाग रही थी हमारी लीडरशिप के लिए, यही पॉलिसी थी जिसके पीछे आज भी उसने कहा कि जी मुझे बड़े एजाज की बात है, बड़ी जबरदस्त हुआ मैं इनसे मिला। वो क्या थी? 2 पॉइंट थे। एक, पाकिस्तान के मिनरल्स में उसकी नजर थी, दूसरा पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान ही वो मुल्क है जो मेन हर्डल है, जिसके फाउंडर ने बनते हुए ये कहा था कि हम इजराइल को तस्लीम नहीं करेंगे, ये मुसलमानों के दिल में एक खंजर है, ठीक है ना। और उन्होंने इस तरह की बातें की थी कि इसको हम किसी भी सूरत में ये एक नाजायज रियासत है, तस्लीम नहीं करेंगे। आज आप उसको तस्लीम करें, ये कौम को बताएं आप अमन के नाम पर क्या कर रहे हैं। अमन के नाम पर तो आपने कोई रियासत है ही नहीं वहां पे, उसका वजूद ही नहीं है, और आपकी फौजें भी जा रहे हैं, आप इजराइल को तस्लीम कर रहे हैं, नुमाइशी सी आप फिल्म चला रहे हैं, सारी दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं कि ये जो आप करने जा रहे हैं ये बड़ा खौफनाक है, और रियासत पाकिस्तान की आवाम की मेजोरिटी इसको तस्लीम नहीं करेगी। ये आप सारे इश्यूज लाए ना पार्लियामेंट के अंदर, बताएं वहां कि यहाँ ये क्या हो रहा है, हम क्या करने जा रहे हैं। ये इतना खौफनाक मंसूबा है पूरे
और मैं आपको बता दूं, ऐसा क्या ऐसा मुमकिन होता है कि आप इतना बड़ा मंसूबे के आप हामी हैं और आप पार्लियामेंट को इत्तेमाद में लिए बगैर आप इस पे जो है वो अमल दरामद के लिए आप कहते हैं इट्स ओके, नो इशू? देखिए पाकिस्तान की बदकिस्मती क्या है, पाकिस्तान के अरबाब इख्तियार ने, पाकिस्तान के लीडर्स ने हमेशा हमने देखा कि कौम को अंधेरे में रखकर ऐसे फैसले किए जिन फैसलों की बुनियाद जो है कौम ने अपने, आप समझे कि अपने खून देकर फिर उसको उन फैसलों के ऊपर जो है ना अपना किरदार अदा किया, बल्कि उसकी जो कुर्बानियां पाकिस्तानी कौम ने दी वो बड़ी आपको पता चलेगा कि कितनी खौफनाक रही। आप देख लें कि जब पहला फैसला जो हुआ वो फैसला पाकिस्तानी कौम ने तो नहीं किया, जब रशिया उधर दाखिल हुआ अफगानिस्तान के अंदर, तो एक डिक्टेटर था इस मुल्क के ऊपर, उसने फैसला कर लिया कि हमने इस जंग में शरीक होना है और अमेरिका का साथी बनना है और अमेरिका की ख्वाहिशात को पूरा करना है। डॉलरों के यहाँ $8 बिलियन से ज्यादा पैसे है, वो पैसों को देख रहे थे। लेकिन उस 10 साल के जो हमने फाइट लड़ी, यहां से पाकिस्तानी गए ना मुजाहिदीन जो सारे, कहा क्या हुआ, यहां से किया गया ना सारा कुछ। उसके नतीजे में क्या हुआ, यहां जो गन कल्चर आया, यहां जो हीरोइन आई, जो इस मुल्क की जो बर्बादी हुई 10-11 सालों के बाद, अच्छा वो खत्म नहीं हुई तो 9/11 में मुशर्रफ साहब ने, आपने देखा कि जनाब उन्होंने वार ऑन टेरर में शामिल हो गए। उसके नतीजे में पाकिस्तान ने क्या पूछा, पहले भी वो जो था जो अमेरिका था छोड़ के हमें चला गया जब उसका मतलब निकल गया, उसके बाद फिर हम उनकी मोहब्बत में जो है मरे जा रहे थे, हम जाके उसमें शामिल हो गए और नतीजतन हमने क्या किया, किसी जंग में पाकिस्तान के इतने पाकिस्तानी शहरी शहीद नहीं हुए जितने ये वार ऑन टेरर पे हमारे शहीद हुए। 1 लाख के लगभग जो लोग पाकिस्तानी शहीद हुए, इसमें आपके सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं, आपकी पुलिस के लोग हैं, आपकी फौज के लोग हैं, आपकी एजेंसियों के लोग हैं, आपके आम शहरी हैं, ये सारे के सारे 1 लाख के करीब उन्हें शहादतें देनी पड़ी। क्या वो जंग हमारी थी? बिल्कुल नहीं। फौजी अड्डे हमने दिए और उसके नतायज आज भी कौम भुगत रही है। जो बलूचिस्तान के अंदर और जो कुछ आपके केपीके में हो रहा है वो क्या हो रहा है, वो दहशतगर्दी उसी का ऑफशूट है आज तक जो हम बर्दाश्त कर रहे हैं। आज तक हमारी एनर्जी सारी उस टेररिज्म को हम खत्म ही नहीं कर पा रहे। ऐसे साहब आपको क्या लगता है कि एक दफा नहीं मतलब 2 दफा इससे कबल भी आपने अमेरिका का इत्तेहादी बनने का एक खौफनाक तजुर्बा आपके सामने आ गया था और उसके बाद हमने अपनी गलतियों से, चूंकि आप कह भी रहे हैं कि हमारी तो वो जंग नहीं थी, अब हमने अपनी गलतियों से क्या सीखा? देखिए हमने अपनी गलतियों से कुछ नहीं सीखा, हम मजीद गलतियां कर रहे हैं। अच्छा। और दूसरी बात है कि अगर ट्रंप के बाद, अगर मैं मुशर्रफ के बाद कहूं तो इस वक्त ये जो फैसला होगा, आप मुझे ये बताएं ना कि मैं काफी दिन से ये बात कर रहा हूं कि जनाब ये जो भी मंसूबे हो रहे हैं कौम को बताना चाहिए। क्या ये चंद लोगों का हक है कि वो फैसले करते रहे? कौम को पता ही नहीं, कौम भूख और नंग में मुब्तला है। आप बता रहे हैं कि जी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट आ रही है, यहाँ लोग बिजली के बिल नहीं दे पा रहे, कौम जो है वो इस वक्त भी दहशतगर्दी की लहर के नीचे है। कश्मीर के अंदर सूरत हाल देखें इस वक्त क्या है, पिछले 2 दिन से एहतजाज हो रहे हैं, कंट्रोल में नहीं आ रहे। बिल्कुल। खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल क्या है, बलूचिस्तान की सूरत हाल क्या है, हमने क्या हासिल किया? आज जब हम इसराइल को मानने जा रहे हैं, डायरेक्टली डॉक्टर साहब ने कंफर्म कर दिया कि वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट इसराइल। बिल्कुल। तो जब हम इसे तस्लीम करने जा रहे हैं तो इससे हमें क्या हासिल हुआ, पाकिस्तानी अवाम को हासिल क्या हुआ है? और दूसरी बात यह है कि अभी पैलेस्टाइन के जो है, यानी एक ऐसी साजिश है कि जिसको इनडायरेक्टली इतनी स्मार्टली वो खेले हैं कि हम यहाँ तो बुद्धू हैं, हमें पता नहीं है, तो ये हम जान के बुद्धू बन गए हैं। मतलब ये जो आज फैसला करने जा रहे हैं ये कौम भुगतेगी, बल्कि पूरी उम्मत भुगतेगी, क्योंकि इससे आपने कुछ हासिल नहीं किया और आप इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं। 8 ममालिक की फौज तब जाएगी जब आप पहले इसराइल को तस्लीम करेंगे। राइट। दूसरा, वो आज भी नेतन्याहू कह रहा है, उसका एक बयान आज भी मैंने पढ़ा, उसने कहा कि जनाब मैंने ट्रंप से कब कहा है कि जी दूसरी रियासत होगी तो फिर मैं जो है उसको तस्लीम कर लूंगा, मैं तो उसको फिर भी तस्लीम नहीं करूंगा। राइट। उसकी हटदर्मी तो वहीं पे बरकरार है। वो ये भी कह रहा है, साथ वो हमास को कह रहा है। दूसरा, आप कह रहे हैं कि इन इलाकों को दहशतगर्दी से खाली करेंगे, इसका मतलब है जितनी भी एक्टिविटी की, जितनी भी शहादतें हुई फलस्तीनियों की, वो सारे दहशतगर्द थे। आप कर क्या रहे इस रियासत के साथ? और आपका जो एम्बिट है उससे भी बाहर जाके जो आप खेल रहे हैं, उसको आपको फायदा क्या हो रहा है? पाकिस्तान को इससे क्या फायदा हो रहा है? ये सिर्फ असल में इतने बुज़दिल लोग हमें नजर आए हैं। मुस्लिम मतलब मुसलसल 1 वीक से हम जो है वो ये इस चीज का इजहार कर रहे हैं कि हम दिफाई तौर पे हमें खुशी है कि खित्ते में हम जो है वो पावरफुल है और हमारी बात सुनी भी जा रही है, हमें इज्जत की निगाह से देखा भी जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप अगर दिफाई तौर पे इतने मजबूत हैं तो फिर आपको किस चीज के खतरात हैं? इसराइल ये बातें जो कह रहे थे कि नहीं दिफाई, अमेरिका हो, वो ट्रंप हो, हमें आपको उससे क्या? मिसबा देखिए, वो डेवलपमेंट तो ठीक थी,
अच्छा देखिए वो डेवलपमेंट तो ठीक थी अगर पाकिस्तान और इस्लामी ममालिक इसराइल के खिलाफ इकट्ठे होते। अच्छा हसन साहब, लेकिन sorry to अब interrupt, वो- उसमें आपका एक इमेज भी तो बहुत अच्छा था ना कि उस वक्त आप हम सब ये कह रहे थे कि इसराइल और अमेरिका जो है वो इस वक्त वो पाकिस्तान उनको आंखें दिखा रहा है सिर्फ इसलिए चूंकि हम दिफाई तौर पे मजबूत हैं। अब आपकी वो आंखें किसने निकाल दी? देखें अब बात यह, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, वो जो एक्टिविटी हो रही थी, वो जो डेवलपमेंट थी, जो एडवांसमेंट हो रही थी, उसको सब अप्रिशिएट कर रहे थे। सही, हम भी अप्रिशिएट कर रहे थे, क्या हम नहीं कर रहे थे? हम भी कर वहां रहे तक तो सब ठीक था, हमें तो ये लग रहा था कि हम इसराइल के दिफा, हमसे इसराइल के खिलाफ दिफा में जा रहे हैं, एक बड़ा ब्लॉक बन रहा है। यहाँ तो ये समझ आई कि भाई वो जो ट्रंप और इसराइल का जो प्लान है उसके अंडर जा रहे हैं ये सारे। अब ये तो बात आपको हकीकत खुली है ना कि ये कहानी हो क्या रही थी। जो इतना वेलकम मिल रहा था हमारी लीडरशिप को अमेरिका के अंदर, कहा जा रहा था अजीम लोग हैं और जनाब उनसे हाथ मिलाने से भी फख्र महसूस किया जा रहा था, पीछे कहानी तो खुल के सामने आ गई। कहानी तो इसराइल को तस्लीम करने की थी। शमा जो थी, वो जुनेजो जो थी, उसकी कहानी भी अब समझ आ गई है। ऐसे ही। मेरा ख्याल है हकीकत खुल के सामने आई कि शमा जुनेजो जो थी वो कैसे शामिल हुई और क्यों शामिल हुई। ये जो अचानक ट्रंप ने आकर और इसराइल के प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़े होकर उसने कहा, ऐसे और सब उसने ये किसकी कहा, कोई शमा जुनेजो से टली मिलती है? क्या कह रही है? अभी आप कह रहे हैं ना कि वो जिसकी उसकी बिल्कुल हकीकत कड़ियां मिल वो रही है ना, पूछो कि आप वो उसमें ये। तो कोई मसला नहीं रह गया कि बेसिकली सारी कहानी इसराइल को तस्लीम कर फिर वो दी है। पाकिस्तान तो ये मौकफ था कि हम तो जानते ही नहीं हैं, हमें तो पता ही नहीं है। ये देखें ना, तो फिर ये अभी अब आप इनका कह रहे हैं कि मौकफ वही झूठ पे वजीर मबनी है दिफा, ना। अब कह रहे हैं वही वजीर दिफा जो है वो उस चीज वो का झूठ में इतराफ मबनी भी कर है। रहे हैं। शमा जुनेजो की तस्वीर, उनकी वीडियोस इसहाक डार साहब के साथ भी हैं, नवाज शरीफ वो साहब के साथ ट्वीट भी होता है, हैं, वो प्राइम फिर मिनिस्टर साहब फौरन के साथ डिलीट हो भी जाता हैं। है। किसके साथ नहीं है? फिर आप उनको मेडल दे रहे हैं हाँ। और फिर उनका नाम जो है आपका यहाँ से जा रहा है और फिर वहां पर यूएनओ। देखिए वो तो आप जितना मर्जी झूठ बोल लेना, वो झूठ ही है, वो तो बल्कि सफेद झूठ है, अब सबको पता चल गया। लेकिन इनके जाने के जो चीजें थी, वो जो कह रही थी बड़ी सेंसिटिव फाइलें मेरे पास है प्राइम मिनिस्टर की, फिर मैं स्पीच लिखूंगी, वो सारी बातें जो थी वो ठीक थी। वो मेरा ख्याल है अब वो चीजें वो तश्ते असबाम हो चुकी हैं, मुनकशिफ हो चुकी हैं कि क्या हो रहा है सारा कुछ। बुनियादी तौर पर आप ट्रंप के उस प्लान को करने जा रहे हैं, ठीक है ना। अब उसके अंदर आप गजा के अंदर से निकालेंगे, हमास के चक्कर में पता नहीं कितने फलस्तीनियों को आप और निकाल लेंगे, फिर तामीर नौ के लिए आप ही पैसे देंगे। कितने मजे से इसराइल ने सारा तबाह बर्बाद किया और अब और लोगों का कत्लेआम किया, उनको निकाला, बेघर किया, और अब पैसे भी वो आपसे लेंगे और इसकी तामीर करेंगे वो अपनी मर्जी से, क्योंकि उस अथॉरिटी के सरबराह ट्रंप खुद है। अच्छा, जहां ट्रंप जो है वो सरबराह होंगे, तो हम अमन की तवक्को कैसे कर सकते हैं? मैंने वही तो कहा ना, वो ट्रंप जो कहता है मैं मिडिल ईस्ट को आग में झोंक दूंगा, वो जो ट्रंप कहता है मैं ईरान को बर्बाद कर दूंगा, वो जो ट्रंप जो है उसने जो कुछ किया सबके सामने है। आज जब वो फलस्तीनी अथॉरिटी का हेड होगा या फलस्तीन के पूरे निजाम का हेड होगा, वहां पर किसी और की कोई औकात है कि उसके सामने कोई बात कर सके? प्राइम मिनिस्टर होगा उनका, यानी पूरा कंट्रोल इसका भी उनके पास होगा। और अमेरिका का कौन कंट्रोल कर रहा है? नेतन्याहू। और ये ऐलान कहां पर हो रहा है? दोनों मिलके कर रहे हैं। नेतन्याहू और ट्रंप कर रहे हैं, और दोनों ट्रंप जो है वहां बैठकर, और अमेरिका के किरदार क्या हमें नहीं पता क्या है। हर वो रेजोल्यूशन जो फलस्तीनियों के हक में आई, इसराइल के खिलाफ आई, वो ट्रंप ने या अमेरिका ने हमेशा वीटो की है। तो एक ऐसा मुल्क जिसकी किताबों में नहीं है कि उसने फलस्तीनियों के साथ कोई अच्छा काम करना है, वो इतना अमन का दिलदादा हो गया। ये सारी की सारी कहानी इब्राहिम एकॉर्ड जो है, एक अच्छे से प्यारे से नाम के तहत मुसलमानों से, मुसलमान ममालिक से, क्योंकि ये तस्लीम कर ले और खासतौर पर पाकिस्तान तस्लीम कर ले, तो फिर तो मसला ही खत्म हो जाता है। ये जो फलस्तीनी अथॉरिटी को मानने की, जो फलस्तीन की रियासत को मानने के जो ड्रामे हुए हैं, ब्रिटेन ने भी किए हैं, ऑस्ट्रेलियन ने भी किए हैं, और सारों ने नजर, वो ये था ड्रामा कि वो रियासत तो असल में एक्चुअली कहीं मौजूद ही नहीं होगी। और फलस्तीनी अथॉरिटी जो होगी, जो भी बनी होगी, हमने माजी में भी देखा इस तरह का एक मंसूबा था जिसमें फलस्तीनी अथॉरिटी बनाई गई, फिर उसके साथ जो सलूक किया गया, जो हाल किया गया वेस्ट बैंक के अंदर, वो सबके सामने है। तो फलस्तीनी अथॉरिटी तो वो तो बराए नाम सी कोई चीज है, जब मर्जी चाहेंगे उड़ा के वो मारेंगे, और वो जो होगा वो सारा का सारा उनका होगा। और आपका क्या ख्याल है कि हमारे जो मिसाइल हैं वो उनके खिलाफ, इसराइल के खिलाफ चलेंगे? नहीं भी, वो उसकी हिफाजत करेंगे, उस पूरे सिस्टम की हिफाजत करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये जो फैसला किया जा रहा है, जो तश्ते अज़माम हो चुका है, जिसकी मेरे ख्याल है कड़ियां, मुझे तो नहीं लग रहा, मुझे तो कोई इसमें उबाम नहीं है बुनियादी तौर पर। सब हम तो इस चीज के ऊपर, बल्कि पूरी कौम इस चीज के ऊपर खुशी का इजहार कर रही थी कि अब हमारे जो मिसाइलों का, तोपों का रुख है वो इसराइल की जानिब होगा, लेकिन अब तो चीजें बिल्कुल ही उसके ऑपोजिट हो गई। बिल्कुल खुशफहमी दूर हो चुकी है। एक तो आपने सारे जो आपके नेचुरल मिनरल्स हैं, हाँ जी, वो आपने अमेरिका के सामने रख दी हैं औने पौने में। दूसरी बात यह है कि आपने जो सबसे बड़ा कॉज था, पैलेस्टीनियन कॉज,
फलस्तीन का कॉज, हाँ जी, उसको वो नुकसान बर्बाद करने जा रहे हैं। राइट। ठीक है, अब समझ आ रही है कि ये जो भी दिफाई मुआहिदा था ये मुमकिन नहीं था अमेरिका की मर्जी के बगैर। हमने कर लिया सऊदी अरब से, लेकिन देखिए इसमें सऊदी अरब कैसे पीछे हट गया, हाँ जी, वो नजर नहीं आ रहा। अभी और कल सारा तक तो कुछ अगर ट्रम्प वहां पे बात कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं कि मैंने पाकिस्तान की क़यादत इंक्लूडिंग शहबाज शरीफ साहब इस पर राजी हैं और वो हमारे साथ, हमने उनको कॉन्फिडेंस में लिया हुआ है, उनकी मर्जी से ही सब कुछ हो रहा है। ऐसा सब हमें फील्ड क्या बता मार्शल रहे, के कौम जिक्र को पता नहीं है, पार्लियामेंट को पता नहीं है, और ट्रम्प सब इसका ऐलान कर रहे हैं। यानी हम नहीं ऐलान कर रहे, अब ये भी देखें, ऐलान भी इसका ट्रम्प कर रहे हैं, और इसका ऐलान कौन कर रहा है, हम नहीं कर रहे, इसका ऐलान इसराइल का प्राइम मिनिस्टर कर रहा है। राइट, ऐसे हमें जो है वो ट्रम्प और फिर इसराइल के जरिए से इस मंसूबे का पता मैंने आपको बताया ना कि हम खड़े कहाँ हैं, फिर ऐसे ही हम कर क्या रहे हैं। मेरा ख्याल है कौम को तो अब सारी चीजें समझ आ जानी चाहिए कि हो क्या रहा है सारा कुछ। बिल्कुल ऐसे। जैसा अफगानिस्तान भी इस वक्त अमेरिका की हिट लिस्ट पे है, और वो तो बारहा ये कह चुका कि अगर बगराम एयरबेस आप नहीं देते तो वो तो कहता मैं जोर बाजू जो है वो मैं समझता हूँ कि अगर इस तरह कभी हुआ, ये जो एक्ट हुआ अभी जिस मंसूबे की हम बात कर रहे हैं, तो ऐसे जैसा फिर तो उसी अमेरिका के लिए बड़ा आसान होता है बगराम एयरबेस हो या अफगानिस्तान। नहीं, मेरा ख्याल है उसको लेने के लिए उसको पाकिस्तान की मदद चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की मदद के बगैर वो बगराम एयरबेस नहीं ले सकेगा। उसको यहाँ अड्डे भी चाहिए, उसको यहाँ सप्लाई लाइन भी चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। और ये जो चीजें पाकिस्तान की हिमायत तो अभी कल तक तो हम ही इस, मैं ये कह रहा हूँ खदशात पैदा हो गए हैं। जिस तरह ट्रम्प पाकिस्तान की क़यादत को जो है ना इतने बगल हो रहा था, इतने वो तारीफें कर रहे हैं और हम खुश हो रहे हैं कि जो फील्ड मार्शल की तारीफ हो रही है। ये आपको याद होगा कि जब रशिया के खिलाफ जो लड़ना था पाकिस्तानी मुजाहिदीन ने, जिनको उस वक्त मुजाहिदीन कहते थे, तो आपको पता है कि मुजाहिदीन को व्हाइट हाउस बुलाया जाता था। अच्छा। और उन्हें बताया जाता था कि दुनिया की अजीम तरीन कौम है, अजीम तरीन मुल्क है। अच्छा। तो उस वक्त रशिया के खिलाफ उन्हें पाकिस्तान और मुजाहिदीन की जरूरत थी। आज पाकिस्तान की जरूरत है ताकि वो एजेंडा जो ज़ायोनिज्म का एजेंडा है, जिसके अंदर इसराइल को तस्लीम करना है एक नाजायज रियासत को, अब इस बुनियाद पर कि उन्होंने कत्लेआम किया, जुल्म और सितम किया, इनकी बुजदलियां देखी, इन पर अटैक किए, सारे ममालिक पर डरा धमका कर इनको वो अपनी मर्जी की लाइन पर ले आए हैं। ठीक है, और हमें पता लग गया कि हम कितने ताकतवर हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि वो सारा का सारा जो एजेंडा है उसमें आप इसराइल को तस्लीम कर रहे हैं। फलस्तीनी रियासत की नाम की कोई चीज प्रैक्टिकली अभी तक वजूद ही नहीं है उसका। अच्छा, सही। ऐसे तो क्या कोई ऐसी आजाद रियासत हो सकती है बिल्कुल जिसका अमेरिका का सदर कहेगी मैं हेड हूं इसका, मैं ही इसको देखूंगा? वो यार ये बदमाशी की धौंस डालने की इंतहा है। अमेरिका तो आर्मी को एक रियासत मिल गई है ना। अभी आप इसराइल की तो बात करें, मजीद तस्लीम शुदा जिसे मुस्लिम ममालिक तस्लीम कर रहे हैं। देखो उसे तस्लीम कर लिया ना आपका मौकफ बड़ा। अच्छा, वहां पे ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर मेंबर होगा जी, तो फिर वो कौन सी रियासत होगी आजाद, और जिसके अंदर अभी यूरोपियन कंट्रीज के और लोग भी आ जाएंगे। तो ये तो बात है कि जो नेक्सस है दरमियान में इसराइल का या क्रिश्चियंस का या इसराइल का अमेरिका का और उसके तादियों का, ये तो वो कंट्रोल करेंगे फलस्तीनी रियासत, जिसका एक बराए नाम उन्होंने नाम दे दिया। और उसके लिए मुसलमानों को जो है वहां पर, और सिर्फ हमारे पास बेचने के लिए क्या है, नहीं जी फलस्तीनियों का कत्लेआम और नहीं होगा, बड़ा हो गया जी, बड़ा जुल्म, बड़ा खून बह गया है जी। शर्म आनी चाहिए, अफसोसनाक है सब। जो इसराइल के का जो मुजरिमाना किरदार है, इसको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देने में अब हम ये मौक़िफ़ ये हो गया ना। ऐसे सब उस इब्राहिम रिकॉर्ड ही है, पाकिस्तान का किरदार बड़ा वाज़ेह है उसमें। पाकिस्तान का किरदार तो मैं समझता हूं कि अब जो सामने आया ये तो बड़ी अफसोसनाक है। ये तो इल्जाम लगाते रहे इमरान खान के ऊपर कि वो यहूदियों का एजेंडा है, लेकिन जो कुछ ये कर रहे हैं, ये लीडरशिप कर रही है मुस्लिम नवाज की, तो अब मैं क्या कहूं इसके ऊपर? जब शम्मा जोया जैसे लोग निकल रहे हैं तो फिर क्या कहूं इसके ऊपर? राइट, इनको तो आप कोई डिफेंड भी नहीं कर सकता, बड़ा मुश्किल है इनको डिफेंड करना। ऐसे ही है। पाकिस्तानी कौम का एक नजरों में इस वक्त जो हुकूमत थी उसका इमेज बहुत बेहतर था, और उसमें यही तवक्को की जा रही थी कि चूंकि हम दिफाई तौर पे मजबूत हैं और अब इसराइल को मांग के दिखा सकते हैं, ट्रंप को मांग के दिखा सकते हैं। अब वो मौकफ भी पाकिस्तानियों के चेंज हो चुका है जी, बिल्कुल है ही नहीं। अब तो ये है कि यहाँ तो अवाम देखे मुझे तेजी से बेदार होती नजर आ रही है अवाम, और पाकिस्तानी अवाम हो या मुस्लिम उम्मा की बात कर रहा हूँ मैं, लीडरशिप की बात नहीं कर रहा। मुसलमान मुमालिक की जो नेशंस हैं, हाँ जी, अगर चाह के बहुत कमजोर होंगी इस वक्त, वो इस फैसले को तस्लीम नहीं करेंगे अपनी लीडरशिप की, और ये कभी पाया तकमील तक पहुंचेगा भी नहीं। अच्छा, क्योंकि इसके अंदर सब अवामी रिएक्शन कुछ ऐसा होता वो मुझे तो उठता नजर आ रहा है। अच्छा। लेकिन इसको याद रखिएगा, इसको सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाएगा कौन? नेतन्याहू। सही, क्योंकि वो ना किसी वादे की पासदारी करेगा, वो तो एक क्रिमिनल है,
क्रिमिनली उसके लिए तो मैं डिक्शनरी में कोई अल्फाज ही नहीं है ना कि उसके लिए मैं करूं जो कुछ उसने किया, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है ना। उसको तो पकड़ कर देकर उसको तो फांसी देनी चाहिए नेतन्याहू को। फांसी भी छोटी सजा है उसके लिए। जितने लोग उसने फलस्तीनियों को कत्ल किया है, उनको शहीद किया जिस अंदाज में, जो कुछ उसने किया है, उसकी आप ऐसे करके कल उसको दिखा रहे हैं पाकिस्तान के मीडिया पर और फिर उसके ऐलानात कर रहे हैं खुशी में कि जनाब, और यहाँ मैंने ताहिर अशरफी जैसे मजहबी रहनुमा देख रहे हैं, वो अल्लाह से दुआ करें जी, बहुत बड़ा मुआहदा हो गया जी, कमाल हो गया जी, अल्लाह ताला इसमें बरकत डाले जी। हाँ, मैं क्या कहूँ इसके ऊपर अब। सही, आगे बढ़ेंगे। एसने साहब, कोयटा में भी खुदकुश धमाका हुआ है जिसकी जद में 2 FC के जवानों समेत जो है वो 10 अफराद शहीद हुए हैं और 26 अफराद जो हैं वो जख्मी हुए हैं। क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो पहले से कह रहा हूं कि ये जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की फजा कायम की गई है, उसके पीछे 3 ममालिक हैं। अच्छा। CIA अमेरिका की, इजराइल की मोसाद और इंडिया की रॉ। अच्छा। ये जो तेजी आई है, ये पाकिस्तान की जो लीडरशिप है उसको मैसेज है कि अगर तुम अपनी उस पोजीशन से जो तुमने अब ले ली है हमारे कहने पे, अच्छा, उससे जरा भी पीछे हटे तो ये देख लो क्या होगा। ये टेररिज्म बुनियादी तौर पर आपको, ये टेररिस्ट कंट्रीज हैं बेसिकली। दुनिया में सबसे ज्यादा हाल में जो जंगें लड़ी गई हैं वो अमेरिका ने की हैं। अब देखें तो सही, अमेरिका ने कितनी जंगें की हैं, कितने लोगों को तहत एक कर दिया पिछली 1 सदी में। आप चेक करें। इसी तरह आप देख लें कि इजराइल क्या कर रहा है। और हम भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान की लीडरशिप शायद बोल्ड स्टेप लेने पर आ गई है, लेकिन अगर आपने इजराइल को तस्लीम कर लिया तो ये पॉइंट याद रखिएगा मिसबा, ये बुनियादी तौर पर जो एकॉर्ड है, इब्राहिम एकॉर्ड, और आपने तस्लीम कर लिया तो ये ग्रेटर इजराइल की राह में मौजूद सबसे बड़ी रुकावट आप दूर कर रहे हैं। फिर ग्रेटर इजराइल को बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये इसके बाद मंसूबा ऐसे सब ग्रेटर इजराइल की तरफ हम जी, इसको ये ग्रेटर कदम इजराइल का हिस्सा है जिसका नेतन्याहू जो है बता चुके हैं। यूएनओ में भी मुस्लिम ममालिक से भी ये आवाज उठाई गई कि जनाब ग्रेटर इजराइल को हम नहीं तस्लीम करते। ये ग्रेटर इजराइल है जिसके अंदर पहले इजराइल को तस्लीम किया जाना है। इन्हीं ममालिक से तस्लीम करवाएंगे, वो हम करने जा रहे हैं। उसके बाद अंदर की सारी जो जगह उसको उन्होंने कंट्रोल करना था। गजा के ऊपर अब जब जाहिर बात है, जब ट्रंप आगे बैठ जाएंगे, जब ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर आगे बैठ जाएंगे, आपको पता है कि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर जो पिछले प्राइम मिनिस्टर थे, यानी एक प्राइम मिनिस्टर जब ये वाकया शुरू हुआ तो उनका प्राइम मिनिस्टर जो था असले से भरा हुआ जहाज लेके इजराइल पहुंचा था, वो जो इंडियन नजाद जो उनका जो प्राइम मिनिस्टर था। तो मैं ये आपसे कह रहा हूं कि बात यह है कि ये ग्रेटर इजराइल बनने की तरफ सबसे बड़ी डेवलपमेंट है। इसके बाद आप ये समझ लें कि उन्होंने अगला एजेंडा भी चलाना है और आपको इस्तेमाल करना है। ऐसे साहब, अगर तो ये मंसूबा या इनडायरेक्ट, जिसे हम कह रहे हैं कि इनडायरेक्ट जो है वो आप इसराइल को तस्लीम कर लेते हैं या डायरेक्ट इसराइल को तस्लीम, आप तो डायरेक्ट ही कह लेना, डायरेक्ट। ऐसे सब अगर ये अभी एक्ट करना था तो वो 1 लाख फलस्तीनियों को शहीद कराने के बाद भी अगर आप नहीं करना था तो उसकी क्या जरूरत थी? देखिए, ये बड़ी प्लानिंग जब इसका आगाज हुआ था फिर आप कर लेते। देखिए, ये बड़ी प्लानिंग के साथ था। और ये कतर के अंदर भी अटैक जो था, इसके पीछे अगर अमेरिका खामोश था तो ये पूरी प्लानिंग के साथ करते हैं। वो 100 साल पहले सोचते हैं। अच्छा। वो हर चीज को उन्हें आउटकम का पता होता है। अगर ऐसे होगा तो फिर हम ये चीज इनसे मनवाएंगे, ऐसे करके हम ये करेंगे। ये पूरी प्लानिंग के साथ जो मिडिल ईस्ट का मैप है उसे खोला गया है और उसके अंदर जो अगला एजेंडा है तागूती कुव्वतों का, आप इजराइल की बात कर लें, आप अमेरिका की बात कर लें, उनकी हवारियों की, ज़ायनिज़्म की बात कर लें, वो ग्रेटर इजराइल का है। अच्छा, ठीक है। इसमें मैं समझता हूं कि अगर खुश आइंद बात एक है जो अभी तक हमें नजर नहीं आई, वो है ईरान ने अभी तक इसको तस्लीम किया। ईरान की तरफ से कोई बयान नहीं आया। मैं उम्मीद करता हूं कि ईरान भी इसको तस्लीम नहीं करेंगे। और अभी चलें फलस्तीनियों का भी देख लेते हैं। फलस्तीन तो बेचारे है ही नहीं ना कहीं, उनको किसी ने सुना ही नहीं। अब जी फलस्तीनी फैसला कर, फलस्तीन के फैसले से पहले ट्रंप अपना फैसला सुना चुका है। फलस्तीन के फैसले से पहले, फलस्तीनियों के फैसले से पहले नेतन्याहू बता चुका है वो क्या करने जा रहे हैं। राइट। उन सारों के फैसलों से पहले हम बता चुके हैं कि अरब ममालिक क्या करने जा रहे हैं। इसहाक डार साहब बता रहे हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं। तो भाई उनके फैसले का तो किसी ने इंतजार ही नहीं किया। कोई छोटा मोटा कोई बयान जारी करवा लेंगे और कहेंगे जी सारों ने तस्लीम कर लिया, हमने भी कर लिया। सो आप जो करने जा रहे हैं आप ये समझ जाएं, इससे अमन नहीं आएगा। और वो जो बार बार कह रहा है ना कि जी एक ऐसा अजीम काम जिसकी सदियों ने इंतजार किया है कि अमन होगा पूरे खित्ते में, वो अमन नहीं होगा। वो अमन अपने बारे हिसाब से सोच रहे हैं।
कि वो ग्रेटर इजराइल का अमन होगा, कि जहां वो मुसलमानों को खत्म कर कर इनको हटाकर, जैसे इन बस्तियों से हटा के पीछे किए, इसी तरह इनसे भी आगे उन्होंने हटाना है। और हटाने के बाद वो अमन, उस अमन को अमन कह रहे हैं, वो ये वाला अमन नहीं है। बाकी रह गया इसराइल, तो चंद थोड़ी देर से में आप देखेंगे वो फिर अटैक करता फिर रहा होगा। तो बहरहाल अफसोसनाक अमर है, इनको सोचना चाहिए, कैबिनेट में बैठे इस तरह की ट्रंप के चीजें ना साथ करें। जो ऑफ कैमराज मुलाकात हुई थी तो कुछ खदशात या खतरात उस वक्त भी जाहिर किए गए थे। क्या मुझे लग रहा है, कह देखिए, सकते हैं कि वो जी, जी। हकीकत पे मबनी मेरा चीजें ख्याल है अब थी? तो हकीकत पर मबनी खदशात आ चुके हैं, लेकिन हुक्मरान जो है पाकिस्तान के, उनको सोचना चाहिए कि पाकिस्तानी अवाम जो है इसमें बहुत रिएक्शन आएगा। अभी आप सूरत हाल को समझें कि इस वक्त आपका आज़ाद कश्मीर जो है वहां पर राइट्स हो रहे हैं। आपके ये अभी जो वाकया अभी आपने जो बताया जिसमें इतने लोगों की शातें भी हुई हैं, 10 अफराद शहीद हुए हैं, ठीक है ना। 26 अच्छा, आप समझ लें खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान हो, अगर आपके 2 सूबे बचे हुए हैं जिसमें एक पंजाब और एक सिंध है, तो खुदारा ऐसी पॉलिसियां मत अपनाएं जिसकी वजह से यहाँ भी अनरेस्ट पैदा हो। बाकी रह गया इसराइल और अमेरिका, तो उस हवाले से जो आप करने जा रहे हैं उससे अवाम में मजीद बहुत खौफनाक किस्म की अनरेस्ट पैदा होगी। ये अनरेस्ट आपसे रोकी नहीं जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम जो है या मुस्लिम उम्मा की जो लोग हैं वो देख रहे हैं ये क्या हो रहा है। तो इसराइल को तस्लीम करना ये ऐसे ही है कि पाकिस्तान के हुक्मरान जो है, जिनकी अभी पॉपुलैरिटी आसमान से बातें कर रही थी, अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारकर जमीन पर वापस गिरे होंगे। सही। एज़न साहब, फितनल ख्वारिज, फितनतुल हिंदुस्तान, हम तो पहले ही दहशतगर्दों से निमट रहे हैं, उसके बाद इस तरह के जो बेवकूफ़ाना या हम कह सकते हैं अहमकाना जो फैसले हैं आप कर रहे हैं, क्या गवर्नमेंट में कोई भी ऐसे संजीदा दिमाग मौजूद नहीं है कि भाई इसका रिएक्शन कुछ भी हो सकता है? आप भी कह रहे हैं कि कोई भी अवामी रिएक्शन हो सकता है, मुस्लिम उम्मा की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो लोग हैं, जो अवाम है, मतलब आप लीडर की बात नहीं कर रहे, लेकिन लोगों में तो एक है ना शिद्दत। जी बिल्कुल, अगर वो उसका तोड़ देखिए पकड़ जाती पाकिस्तान है, टारगेट रहा है इसराइल का। पिछले दिनों जब भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया था तो उसमें जितना भी असला चला, खासतौर पर ड्रोन जो चले, और किसको नहीं पता कि वो ड्रोन्स किसके थे, इसराइल के थे, हम खुद कह रहे थे। उनको जो ट्रेन करने वाले लोग वो कहाँ से आए, वो इसराइल से आए, वाया कतर आए, सामान कतर से आया, ठीक है। ये सारा कुछ हमारे सामने हुआ है, और हम फिर उस इसराइल को अगर तस्लीम करने जा रहे हैं जिसने हमारे मुल्क पे किया, या तो हम खौफ की वजह से कर रहे हैं। ये जो अमन आप मांग रहे हैं ना इसराइल से, भिखारियों ये कैसा खौफ है? आप एक तरफ कहते हैं कि आप भिखारी तौर पे इतने मजबूत हैं कि खत्ते में आपकी आवाज सबसे इसराइल ने इस तमाना तरह है। मारा पकड़कर, इनकी अरबों की याशियों की वजह से, अरबों की बेरारवी की वजह से, और जो वसाइल को लूटा अमेरिका ने उनके, आज वो नतीजा निकला कि इनको इतना खौफजदा कर दिया गया है, इतना खौफजदा कर दिया गया है कि जिसकी वजह से पाकिस्तान को भी डरा दिया गया है। पाकिस्तान की लीडरशिप डरी पड़ी नजर आती है मुझे। अच्छा। कि आप इसराइल को तस्लीम करने की तरफ चले गए। हाँ जी। इब्राहिम अकॉर्ड के तहत 8 ममालिक की फोर्स तब वहां जाएगी जब आप इसराइल को तस्लीम करेंगे। ये उसका मेन पॉइंट है, इसराइल को भी तो मानना पड़ेगा। राइट। उसको माने बगैर, एक ऐसा मुल्क जो आपका दुश्मन है, आप उसको मान रहे हैं इस वक्त। आप तो तमाम वो हालात पैदा करें इसलिए कि आप उसके जरर से बचना चाहते हैं, लेकिन जरर से तो कतर भी नहीं बच सका, बिल्कुल। जरर से तो लबनान भी नहीं बच सका, जरर से तो शाम भी नहीं बच सका। अब शाम में भी उन्होंने अपनी मर्जी की हुकूमत इंस्टॉल की हुई है। अब गोलान हाइट्स पे वो भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये पूरी प्लानिंग के साथ इस खत्ते के अंदर उनके जो मुस्लिम ममालिक थे, उनके अंदर जो हुकूमतें थी, उनके अंदर जो निज़ाम था, उसे तबाह और बर्बाद कर दिया गया। अब ये एक बहुत अच्छा मौका था अगर पाकिस्तान और मिलके सऊदी अरब के साथ और बाकी ममालिक को शामिल कर कर अगर ये करता, तो दिफा करता इसराइल के खिलाफ अपना और सबका, तो फिर तो बहुत जबरदस्त था, मुसलमान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ था। लेकिन यहाँ बड़ा अजीब सा हो रहा है, आपको ये बताया जा रहा है कि इसके अंदर और ममालिक भी शामिल होंगे। कल भी इसाक डार साहब ने कहा, लेकिन ये कौन से ममालिक शामिल होंगे? मसलन तुर्की का कहा गया, यूएई की का कहा गया, और बाकी जो होंगे ममालिक शामिल होंगे। कौन से? जो बाद में जाके ट्रंप का जो मुजवजा प्लान है उसको यकीनी बनाएंगे इसराइल को तस्लीम करने का, और वहां जाकर अमन के नाम पर कुछ आपकी फोर्सेस चले उतर भी जाएंगी, लेकिन वो इसराइल के खिलाफ कभी भी नहीं लड़ेंगी, उस एजेंडे की तकमील करेंगी जो इसराइल चाहता है। वो हमारी फोर्सेस के साथ ग्रेटर इसराइल का जो एजेंडा है वो मुसलमान होंगे, मुसलमानों का पैसा होगा, मुसलमानों की फोर्सेस होंगी, और वो कर क्या रही होंगी? ग्रेटर इसराइल के एजेंडे को पूरा कर रही होंगी। राइट। आगे बढ़ेंगे एहसन जाज साहब। IMF ने ग्रेड 17 से जो ग्रेड 22 के तमाम सरकारी अफसरान हैं उनके असासे जाहिर करने के लिए दिसंबर तक की कानून साजी का मुतालबा किया है। IMF बड़े बड़े मुतालबात कर रहा है। ये बहुत अच्छा फैसला है। ये जो ग्रेड आपने कौन सा बताया जी?
ये ग्रेड 17 से 22। हाँ 17 से 22। ये पाकिस्तान की वो बैड क्रेसी है 17 से ऊपर, जो पाकिस्तान के खुद जो मुख्तार। वसाइल है वो बादशाह है बाइख्तियार। ना, बादशाह है ये, ऐसे बादशाह हैं बल्कि किंग्स हैं। और मुगलिया बादशाहों को भी शायद इतनी आजादी हासिल नहीं जितनी बैड क्रेसी इनको जो बैड क्रेसी है इसको हासिल है। पाकिस्तान के वसाइल को जिस बुरी तरह ये लूट रहे हैं कोई और नहीं लूट रहा, ऐसे ही। बाकी सारे महकमे आप छोड़ दें। ये जो ग्रेड 17 से ऊपर है ना, थोड़ा सा 17 वालों को मैं थोड़ा सा फिर भी क्वेश्चन दे देता हूँ, 18 से ऊपर आप ले लें, ठीक है ना। अब देखिए कितना जुल्म है, ये अरबपति हो जाते हैं, ये जजीरे खरीद लेते हैं, ये अब जाकर आपको पता है ना कि पुर्तगीज के अंदर यानी पुर्तगाल के अंदर जो है वहां जाकर ये जो कुछ करते हैं। अभी ख्वाजा आसिफ साहब ने ये स्टेटमेंट दी, मैंने तो नहीं दी थी। बारह जो कुछ दुबई में हुआ वो भी हमारी हुकूमती जराये से चीजें बाहर आई थी, स्विट्जरलैंड में जो कुछ हुआ। अच्छा, ये बिलियंस ऑफ रुपीज के मालिक हो चुके हैं। ये कैसे लूटते हैं? जो कर्जे बाहर से आते हैं, जो कौम के टैक्स का पैसा होता है ये लूट के खा जाते हैं। अच्छा, ये और इनके ख्वाहिशों अकारिब अजीज़ों अकारिब जो है ये अरबपति हो जाते हैं। बाहर के मुल्कों में इनके बच्चों की तालीम होती है, वहीं ये जजीरे खरीदते हैं, वहीं इनके कारोबार है, वहीं इनकी नेशनैलिटी है। आज आपको समझ आई कि आज अगर इसराइल को तस्लीम आप करने जा रहे हैं तो उसके पीछे यही क्लास भी एक होती है, राइट, ठीक है। ये जो क्लास है इसका असल जो है आपके वसाइल पे कब्जा है। अच्छा, फिर ये है यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर बैक, इनके बारे में कभी चीज़ बाहर भी नहीं आती। हालांकि होना ये चाहिए, बल्कि मैं बहुत अरसे से इसकी डिमांड कर रहा हूँ कि जब ग्रेड 17 में कोई ऑफिसर भर्ती होता है, अगर डायरेक्ट भी आता है या तरक्की कर कर आता है, तो उसके एसेट जो हैं, वैसे तो तमाम सरकारी मुलाजमिन के होने चाहिए, वो बताए जाने चाहिए कि इसका ज़राए आमदन क्या क्या है, इसके एसेट्स क्या हैं, इसकी बीवी के एसेट कितने हैं, इसके बेटे के कितने हैं, इसके ससुराल वालों के एसेट्स क्या हैं, सारों के एसेट सामने आए ना। अगर इनकी इस सर्विस के दौरान वो बढ़े, इनके अपने एसेट्स बढ़े, तनख्वाह है मिसाल है 1 लाख रुपया और एसेट चले गए करोड़ों में या अरबों में, तो फौरन चेक हो जाएगा। अच्छा, इसको ये आने नहीं देते। आप इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में चले जाएं, वहां सबकी डिटेल्स होती हैं। अच्छा, पूरी नहीं होती लेकिन कम से कम अफसरान की डिटेल्स मैंने कुछ की देखी हुई हैं। तो बाहर उनके बारे में ये था कि जनाब ये बड़े दयानतदार अफसरान है। जब उनकी वो मैंने एसेट्स देखे तो आंखें खुल गई कि भाई ये सबसे दयानतदार जो लोग हैं उनकी ये हालत है तो बाकियों का क्या आलम होगा। यहाँ लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, माएँ बच्चों के साथ नहरों और दरियाओं में छलांगे लगा के खुदकुशियां कर रहे हैं। आपको नजर आता होगा कि एक रिक्शा ड्राइवर है वो खंबे पे चढ़ा हुआ है कि मेरे पास 2000 का जो है चलान देने के पैसे नहीं है, तो पता चलता है मोटरसाइकिल को खड़ा करके 18,000 रुपए के चलान पकड़ा रही है ट्रैफिक पुलिस। यानी जिस मुल्क के अंदर ट्रैफिक पुलिस का काम रेवेन्यू डिपार्टमेंट का बन जाए और ट्रैफिक कवानीन के नाम के ऊपर लूट मार का एक बाजार गर्म कर लिया जाए, तो मेरा ख्याल है कि फिर उस मुल्क की हालत आप देख लें क्या है। ये सारे के सारे मिल के इस पाकिस्तान के साथ जो कुछ कर रहे हैं ना, अल्लाह रहम करे इस मुल्क पे। ये तो IMF ने मुतालबा किया है कि असासे जाहिर किए जाएं, ऐसे जैसा वो अफसरान जो करप्शन में मुलव्वस हैं और वो वाजे भी हो जाती हैं, सबूत भी सारे आ जाते हैं, लेकिन क्या उनके खिलाफ कार्रवाई हम देखते हैं कि वो अमल में नहीं लाई जाती। अब जब वो कहते हैं कि इस पूरी कानून साजी के तहत होगा कि उनके असासे जाहिर किए जाए, तो फिर कोई पकड़ दकड़ होगी या बस ठीक? मुझे आप ये बता दें कि नैब बना इस मुल्क के अंदर इदारा, बिल्कुल बना, उसके बाद एंटी करप्शन है, बिल्कुल है, उनके सारे रिकॉर्ड निकाल के पिछले 10 सालों के ले आए और उसमें देखें कि कितने ब्यूरोक्रेट्स को सजाएं मिली, राइट, अगर हुई है तो उसके बाद उनका क्या बना है? क्या आज वो इक़्तिदार में नहीं है सारे? एक जमात के ब्यूरोक्रेट्स अगर जेर ताब आए हैं तो दूसरी जमात उस जमात के आते ही इक़्तिदार में फिर वो फिर बड़ी पोस्टों पर आ गए। ऐसे ही है, वो जितना पहले पैसा कमा रहे थे डबल कमा रहे। तो बात ये है कि नैब और एंटी करप्शन और अगर कोई दीगर FIA भी लगा लें तो आपको पता चलेगा कि ये छोटे छोटे मछलियां तो पकड़ते हैं, बड़े बड़े मगरमच्छ तो पकड़े ही नहीं जाते, क्योंकि उनकी सरपरस्ती जो है कोई पॉलिटिकल लीडर कर रहा होता है या कोई और ताकतवर आदमी कर रहा होता है। बिल्कुल ऐसे। तो ये जो मुल्क के अंदर इन्होंने उद्यम मचाया हुआ है, IMF की वजह से एक उम्मीद की जा सकती है कि IMF की क्योंकि इन्होंने कर्जा लेना है, उनसे किस्त लेनी है, तो ये उनको लिस्टें लगानी पड़ेंगी। अल्लाह करे कि IMF अपने इस वाले स्टैंड पे जो है स्टैंड कर जाए, इस वाले अपने मौक़िफ़ पे स्टैंड। उम्मीद जाहिर की जा सकती है कि IMF जो है वो अपने इस मौक़िफ़ के ऊपर स्टैंड कर जाए। बहुत शुक्रिया एहसन ज़िया साहब आपका। नाज़रीन, आपका प्रोग्राम देखने का बेहद शुक्रिया। फिलवक्त एहसन ज़िया साहब को दे इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी, सेम चैनल सेम टाइम। अल्लाह निगहबान।